नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। एक वीडियो दिल्ली सल्तनत के परिचय और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है, और दूसरा वीडियो सल्तनत काल के प्रथम राजवंश गुलाम वंश के बारे में है, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे आई बटन में जाके वहाँ से देख सकते हैं, या मैं प्लेलिस्ट में आप दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग आज सल्तनत काल के दूसरे राजवंश खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खिलजी वंश सल्तनत काल का दूसरा राजवंश है। पहला राजवंश है गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश। इसका शासनकाल का समय 1290 से 1320 ईस्वी के बीच था। तो आप देखते हैं हम लोग खिलजी वंश की स्थापना किसने की। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी बलबन के शासनकाल में एक सेना नायक था, जो बाद में गुलाम वंश के अंतिम शासक यूमर्स की हत्या करके गद्दी पर कब्जा कर लेता है और सुल्तान बन जाता है। तो संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब देखते हैं कि खिलजी वंश का नाम खिलजी वंश क्यों पड़ा। तो खिलजी वंश का नाम पड़ने के कारण था कि अफ़गानिस्तान का एक जगह है खिल्ज। अफ़गानिस्तान में एक जगह है खिल्ज, तो वहीं से संबंधित होने के कारण इस वंश का नाम खिलजी वंश पड़ा। सल्तनत काल का सबसे छोटा राजवंश था। अब आप देख सकते हैं कि इसकी स्थापना हुई 1290 में और 1320 में जाके ख़त्म हो गई। मात्र 30 वर्षों का इस वंश का सफ़र रहा। तो एक छोटे समय के लिए ही राजवंश था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था। इस वंश में मुख्य रूप से 4 शासक हुए। ऐसे तो 5 शासक हुए हैं, लेकिन एक शासक एक नगण्य था, मतलब आया और गया कह सकते हैं, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 शासक हुए खिलजी वंश में। देख लेते हैं हम लोग, पढ़ते हैं पहले शासक के बारे में। पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी के बीच रहा। इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक ह्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। जैसा कि मैंने बताया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक ह्यूमर्स था, अयोग्य शासक था, उससे हटाकर गद्दी पर से उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद खुद शासक बन गया। 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बना। कहा जाता है कि जब उसने ह्यूमर्स की हत्या की तो उस वक्त काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था, लगभग 70 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, इसलिए इसे बुजुर्ग सुल्तान भी कहा जाता है। काफ़ी वयोवृद्ध होने के कारण यह जो था एक उदार शासक के रूप में सामने आया। क्योंकि इस ऐसा उम्र था कि यहाँ पर इसको युद्ध करना या लड़ाई झगड़ा करना मतलब पॉसिबल नहीं था, इसलिए कोशिश किया कि जब तक हैं तब तक शांति से शासन करे, इसलिए वह उदार शासक के रूप में सामने आया। इसने अपना राज्याभिषेक किलोसरी के किले में करवाया। कहाँ? किलोसरी के किले में करवाया। पूर्व में बलबन के सेनानायक के रूप में कार्य किया था। अब बलबन के सेनानायक के रूप में कार्य किया था, तो इसलिए इसे मतलब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हर चीज़ की जानकारी थी, एक गहरी पैठ बनी हुई थी, इसलिए वो मौके की तलाश में था कि कब हमें मौका मिले और मैं सुल्तान बन जाऊं। तो इसे मौका मिला और उसने ह्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त कर ली। मंगोलों से लड़ने का अच्छा अनुभव था इसे। कहा कि अभी बलबन के शासनकाल में यह सेना नायक था, तो बहुत बार से सामना हुआ मंगोलों से, इसलिए उस लड़ने का बहुत अच्छा अनुभव था इसके पास। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। इसका एक भतीजा था और साथ में दामाद भी था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी का विचार इसके प्रति काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उसने मतलब अपनी बेटी का विवाह कर दिया और साथ में कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद के पास है
तो उसका सूबेदार बना दिया। और साथ में क्या किया, उसने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के अभियान पर भेज दिया 1296 ईस्वी में। देवगिरी जी हाँ दक्षिण का एक भाग है देवगिरी। आप आगे पढ़ेंगे कि तुगलक वंश में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी देवगिरी के एक दौलताबाद में अपनी राजधानी बनाई थी। तो उसी देवगिरी दक्षिण में अभियान पर भेजा किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी जो था वहाँ के यादववंशी राजा थे रामचंद्र देव, उसको उसने पराजित किया और वहाँ से अपार धन संपत्ति लूट कर लाया। और जो था अब क्या था कि लूट कर लाने से अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उसे यह अभिमान हो गया कि नहीं, मैं तो अब बहुत ही शक्तिशाली हो चुका हूँ, मैं किसी भी राजा को पराजित कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं मैं अब खुद सुल्तान बन जाऊँ। तो इसी आकांक्षा से उसने जो लूटा हुआ जो धन था वो जलालुद्दीन खिलजी को नहीं दिया। परिणाम हुआ क्या कि जलालुद्दीन खिलजी गुस्सा हो गया और उसने अलाउद्दीन खिलजी को अपने दरबार में बुलवाया। मगर अलाउद्दीन खिलजी बहुत चतुर था, वो जानता था कि वहाँ जाने का मतलब है कुछ न कुछ तो दंड मिलना है, इसलिए उसने बहाना बना के खुद जलालुद्दीन को ही कड़ा मानिकपुर बुलवा लिया। और कड़ा मानिकपुर में बुलवाने के बाद वहाँ उसकी हत्या कर दी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कड़ा मानिकपुर में उसकी हत्या कर दी गई। एक सोची समझी प्लानिंग थी कि उसको बुलाना है, वहाँ से हत्या करना है और सुल्तान का पद धारण करना है। तो उसने जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। दोस्तों ये जो खिलजी वंश है इसका सबसे प्रतापी शासक, सबसे योग्य शासक कौन हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए मोटा मोटी देखा जाए तो जितने भी शासक हुए हैं उसमें से मुख्य रूप से हमें पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं उसने क्या क्या कार्य किए। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल 1296 से 1316, लगभग 20 सालों का शासनकाल इसका रहा। इसका वास्तविक नाम अली गुरसफ था। एक्चुअली में इसका नाम अली गुरसफ था। इसके पिताजी का जो थे बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तो इसका पालन पोषण जो था किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। इसलिए वो हमेशा उसी के संरक्षण में रहा और बाद में उसी को मार के खुद राजा बन गया। ऐसे मतलब सल्तनत काल के लगभग आप शुरू से देखें और अंत तक देखेंगे यही क्रम चलता रहा। एक को मारा, दूसरा की हत्या कर दो और खुद सुल्तान बन जाओ। यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। जो जलालुद्दीन खिलजी था उसका भतीजा और दामाद था। निरंकुश और महत्वाकांक्षी शासक था इसने शासन के लिए निरंकुशता को अपनाया। निरंकुशता का मतलब होता है बस अपना चलेगा, राजा जो कह देगा वही होगा, दैट्स फाइनल। और उसके लिए चाहे जो करना पड़े, प्रजा का भला हो बुरा हो, उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब अपना जो भी राजा का जो आदेश होगा, आज्ञा होगा, वही सर्वोपरि है। इस तरह का उसने निरंकुशता का सहारा लिया शासन करने के लिए। और वो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी शासक कब कैसे था वो हम आगे चल के बताएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो शुरुआत में वह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। और उसने अपना जो राज्याभिषेक था बलबन के लाल महल में करवाया। बलबन द्वारा बनाया गया था एक लाल महल, जो गुलाम वंश का शासक था, तो उसमें उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। अब देखें किसने शासन व्यवस्था किस प्रकार की। तो शासन व्यवस्था के लिए एक बार देखते हैं कि धर्म को शासन से अलग रखा। अलाउद्दीन खिलजी चूँकि खुद एक मुसलमान था, परंतु शासन व्यवस्था के लिए इसने इस्लाम को और शासन को दोनों को अलग रखा। इसका कहना था कि धर्म अपनी जगह और शासन व्यवस्था अपनी जगह। उसने कभी भी इस्लाम को मतलब शासन में एंट्री नहीं करने दिया। वो इस्लाम के मुताबिक नहीं बल्कि खुद के मुताबिक शासन करना चाह रहा था, इसलिए उसने धर्म को शासन से अलग किया। इस्लाम के अनुसार शासन
कभी नहीं किया। उसने खलीफाओं से भी, जैसे एक परंपरा थी कि जो भी सुल्तान बनेगा उसे खलीफा से परमिशन लेना पड़ेगा, उसने इस नियम को तोड़ा, कहा कि कोई खलीफा वलीफा नहीं, हम शासक हैं, बस शासक हैं और किसी से हमको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने खलीफाओं से अनुमति लेना बंद कर दिया। उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। जहाँ तक पहले जो भी शासक हुए उसने तुर्क मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह दी, जो ओरिजिनल जो मूल स्थान से बिलोंग करते थे मुसलमान, उसको ज़्यादा तरजीह दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, क्योंकि मूल जो मुसलमान थे तुर्क मुसलमान, वो धर्म के अनुसार ज़्यादा चलते थे। जो धर्म कहता है उसमें सही हो या गलत हो उससे कोई मतलब नहीं था, वो धर्म के आधार पर चलते थे। लेकिन ये एकदम धर्म के विपरीत कार्य कर रहा था, मतलब इसे शासन में धर्म को कहीं से एंट्री नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, शासन में भारतीय मुसलमानों को तरजीह देना शुरू किया। अब भारतीय मुसलमान कौन थे, जो कन्वर्ट करके जबरन बनाए गए थे, तो उस तरह के मुसलमान को उसने तरजीह देना शुरू किया और उच्च पद प्रदान किया। जो दरबार में जो था पोस्ट था, उच्च पोस्ट पे उसको बिठाया। किसको, भारतीय मुसलमानों को। साथ ही साथ दरबार में हिंदुओं को भी शामिल किया। अब देखिए, हिंदू जो मुसलमान उस वक्त हिंदू को काफिर समझते थे और उसको एक अछूत दृष्टि से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे। अब क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इस्लामिक शासन ना करने के उद्देश्य से कि हमको इस्लाम के द्वारा या फिर धर्म को एंट्री नहीं लाना है और शासन व्यवस्था में, उसने हिंदुओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया। इससे चलते वो कारण क्या था, वो हिंदुओं में भी पैठ बनाना चाहता था। उसका चाहता था कि वो कोई भी वर्ग उससे असंतुष्ट न रहे, तो इसीलिए उसने हिंदुओं को भी शामिल किया अपने दरबार में। अब इतना जो काजगुजारी था इस्लाम का, इसको मतलब शामिल ना करना, हिंदुओं को शामिल करना, भारतीय मुसलमानों को तरजीह देना, अब था जो ओरिजिनल जो मुसलमान थे, जो कहने का मतलब है जो तुर्क से आए हुए मुसलमान थे, उसको, अमीरों को, उलेमाओं को, खलीफाओं को, सरदारों को, इस सबको बहुत बुरा लगना शुरू हो गया। बोलता था कि यार ये जो आया है पहले के जो ना तो ये शरीयत को मानता है न इस्लाम को मानता है, मतलब शासन में शामिल करता है और काफिरों को भी शामिल कर लेता है। तो इससे क्या हुआ, विद्रोह की भावना प्रबल होने लगी थी उसमें। काफ़ी विद्रोह, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अपनों के द्वारा ही 4 विद्रोह किए गए थे और चारों विद्रोह को उसने सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया था। अब उसने विद्रोह को दमन तो कर दिया, लेकिन वो जानता था कि ये विद्रोह ऐसे रुकेंगे नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसने क्या किए, 4 नियम लागू किए। अब देखेंगे क्या क्या नियम था। वो विद्रोहों को रोकने के लिए 4 नियम बनाए गए थे। क्या क्या नियम थे वो, अमीरों, सरदारों और उलेमाओं जो भी थे, उनको जो उपहार, दान और पेंशन आदि को बंद करवा दिया। मतलब क्या था कि जो पहले के राजा थे गुलाम वंश के, या इससे पहले जो भी राजा हुए, उसने क्या करते थे, जो उलेमा थे, सरदार थे, अमीर थे, इन लोगों को उपहार स्वरूप भूमि वगैरह जो था दान में दिया जाता था, तो वो सब बंद करवा दिया, पेंशन बंद करवा दिया। और साथ में क्या किया, उन्हें पूर्व में मिली ज़मीनें भी वापस ले ली गई। अब पहले जो ज़मीन मिला था उन लोगों को शासन के मतलब सुल्तानों के द्वारा, अब क्या किया कि पूरा ज़मीन को कहा कि नहीं भाई अब वो सरकार को वापस लौटाओ। तो सारी ज़मीनें वापस ले ली और उसे खालसा भूमि घोषित कर दिया। अभी खालसा भूमि के मतलब सरकारी भूमि, सरकारी मतलब ये जो भूमि है भाई, जो तुमको पहले मिला था ये हम वापस ले रहे हैं और ये अब सरकारी भूमि है। तो उसने खालसा भूमि घोषित कर दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने के बाद क्या था कि जो अमीर हैं, सरदार हैं, इसके पास आय का साधन बंद हो जाएगा, पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, तो धन की कमी होगी। तो धन की कमी के कारण ये लोग क्या करेंगे, विद्रोह करने की ज़रूरत नहीं करेंगे। दूसरा क्या किया काम, बेहतरीन गुप्तचर तंत्र की स्थापना की। अब जहाँ भी साम्राज्य में षड्यंत्र हो रहे हैं और बहुत सारे लोग गुटबाजी कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कोई लोग विद्रोह की तैयारी कर रहा है। तो इसने क्या किया कि बेहतरीन गुप्तचर तंत्र की व्यवस्था कर दी और फैला दिया कि जहाँ से भी कोई षड्यंत्रकारी मिले उसकी जानकारी हमें मिले और उसे सफलतापूर्वक
वक्त से पहले, विद्रोह शुरू होने से पहले दबाया जा सके, इसलिए उसने बेहतरीन गुप्तचर संस्था की मतलब स्थापना की। शराब, भांग, जुए के अड्डे बंद करवा दिए गए। शराब का जो अड्डा होता है, भांग का, जुआ का अड्डा होता है, तो इसमें होता क्या है कि जितना भी लोग वहाँ पहुँचेगा, अमीर सरदार सब बैठेगा, शराब पिएगा और षड्यंत्र करेगा। तो इसलिए ये लोग क्या किया इसने सोच के कि इस सब जगह को ही बंद करवा दिया, ना इकट्ठा होगे और ना तुम षड्यंत्र करोगे, इसलिए उसने शराब, भांग, जुए सब के अड्डे बंद करवा दिए। अमीरों, सरदारों आदि के विवाह, दावत, समारोहों पर बिना आज्ञा के प्रतिबंध लगा दिया। अब जो अमीर थे, सरदार थे, अगर उसको किसी को विवाह कराना है, उसके घर में हो या और सौगे संबंधी का विवाह है, तो उस पर बिना आज्ञा के वो ये समारोह नहीं कर सकता था। कोई दावत हो, बिना आज्ञा के कोई दावत समारोह का आयोजन नहीं किया था, क्योंकि ये सब जगह थे, ये सब उस तरह के जगह थे जहाँ पर बैठ के गुटबाजी हो सकती थी और षड्यंत्र हो सकता था। इसीलिए इसने पूरा प्रतिबंध लगा दिया और कहता है भैया अगर दावत करना है, विवाह समारोह करना है, तो पहले सुल्तान से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो। परमिशन लेने से क्या होता है, सुल्तान को पता हो जाता था कि यहाँ विवाह दावत है, वहाँ पर अपने गुप्तचर बैठा दिए, कुछ हुआ तो पता लग जाता था। तो इस तरह का उसने व्यवस्था किया। इसके अलावे हिंदुओं या गैर मुस्लिमों पर करों का बोझ लाद दिया गया। अब सिर्फ अमीर, उलेमा, सरदारों से ही डर नहीं था, उसे गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से भी खतरा था कि वहाँ से भी विरोध का आवाज़ उठ सकता है। तो उसने क्या किया कि करों का बोझ लाद दिया, इतना कर बढ़ा दिया कि वो ऊपर उठ न सके, धन की कमी रहे और चुपचाप शांत रहें, लोग विद्रोह करने का कोशिश न कर सकें। तो ये 4 व्यवस्था उसने विद्रोहों को रोकने के लिए किए। अब देखें कि कर व्यवस्था किस प्रकार थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। साम्राज्य विस्तार और मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए करों में वृद्धि कर दी। अब था शासन तो बन गया, जो घड़ी घड़ी युद्ध हो रहा था, कभी कभी मंगोल युद्ध कर रहे हैं, तो कभी साम्राज्य विस्तार के लिए कहीं और शासन का मतलब हमला करना पड़ रहा है, युद्ध करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या था, इसे धन की आवश्यकता थी। तो धन की आवश्यकता को पूर्ति कहाँ से होगी, तो उसने करों में वृद्धि कर दी। पूर्व में कर जो था 1/3 भाग था। पहले के जो भी सुल्तान रहे वो अभी तक जो भी टैक्स था 1/3 भाग ले रहे थे, लेकिन इसने टैक्स को बढ़ाकर 2/3 भाग कर दिया, टैक्स का बोझ लाद दिया था। इसके अलावे चारागाह और गृह कर मतलब घड़ी कर, घड़ी कर कहा जाता था उसको, होल्डिंग टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं आजकल। और चारागाह के लिए, पशु चराने के लिए जो भी भूमि था उस पर पशु चराइएगा तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। तो चारागाह कर और घड़ी कर, घर में रहने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके लिए इस 2 प्रकार का और टैक्स बढ़ा दिया उसने। भूमि नाप कर उस पर लगान निर्धारण की व्यवस्था की। सर्वप्रथम इसने क्या किया, एक नियम बना दिया, एक प्रणाली बना दी कि पहले भूमि को नाप लो भाई, और उसके आधार जितना लगान बनेगा आप दो। ये व्यवस्था सबसे पहले किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की। राजस्व एकत्रित करने के लिए नया पद मुस्तखराज की स्थापना की। एक नया पद बनाया, जो भी राजस्व यहाँ से इकट्ठा होगा तो कैसे होगा, तो एकत्रित करने के लिए एक नया पद बनाया उसने, उसका नाम क्या था, मुस्तखराज। और इसके विभाग को दीवान मुस्तखराज कहा जाता था। अब जिस विभाग के अंतर्गत ये मुस्तखराज आते थे पद, उसे दीवान मुस्तखराज कहा जाता था। यह किस तरह का था, राजस्व एकत्रित करने के लिए विभाग बनाया गया था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सैनिकों को भूमि व अन्य उपहार के बदले नगद मासिक वेतन देने की शुरुआत की थी। पहले क्या होता था कि सैनिकों को उपहार दिया जाता था, भूमि दिया जाता था, अनाज वगैरह दे दिया जाता था, तो उसके सबको बंद करवा दिया। उसके बदला एक मुश्त, एक नकद राशि फिक्स कर दी गई कि भाई महीने में आपको इतना मिलेगा। तो इससे क्या हुआ कि सैनिक भी काफ़ी खुश रहने लगे कि भैया एक मुश्त उसके हाथ में पैसा आ जाता था, उसने अपना प्लानिंग करके अपना महीने भर का खर्च चलाते थे, सैनिक भी खुश रहने लगे। इसने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की।
सर्वप्रथम सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के कद काठी, लंबाई चौड़ाई और उसका जो वर्णन जो भी था बॉडी का, तो उसका ऐसे हुलिया लिखने की पद्धति कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत किसने की? सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब इसका कारण क्या था? वजह था कि सैनिक में हो सकता है कि कोई षड्यंत्रकारी घुस गया, कोई शत्रु घुस गया, हम उसे पहचान नहीं रहे हैं, और वही बाद में अलाउद्दीन खिलजी के करीब आके कहीं उसको मार न दे, इस तरह का खतरा बना रहता था। तो इसलिए उसने हुलिया लिखने की ये जो प्रथा थी उसको चलाई, ताकि वो उसमें अपने सैनिकों को पहचाना जा सके। उसने घोड़े दागने की प्रथा भी शुरुआत की। घोड़ों को एक विशेष स्टैम्प से मतलब उसको गर्म करके उसे दागा जाता था। कारण क्या था? विशेष मतलब बेहतरीन नस्ल के घोड़ों को पहचान करता था, उसमें दाग दिया जाता था, ताकि ये पहचान में आ सके कि ये घोड़े बेहतरीन नस्ल के हैं, जहाँ युद्ध के समय मतलब धोखा ना खा सके और ये बेहतरीन अपना मतलब परफॉर्मेंस दे सके। इसलिए उसने घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की। अब देख ले आगे, सैनिकों के लिए अलग बाजार की व्यवस्था की इसने। जैसे हम लोग देखते हैं आज भी हमारे देश में कैंटीन व्यवस्था है। कैंटीन में क्या है? सिर्फ सैनिक लोग ही वहाँ से खरीद सकते हैं या उसके परिवार खरीद सकते हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था इसने भी की थी कि सैनिकों के लिए अलग बाजार की व्यवस्था की थी। लेकिन बाद में यह आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। यह व्यवस्था कुछ दिन ही तक रखा, उसके बाद फिर वो आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया। बाजार मूल्य नियंत्रण कानून सख्ती से लागू किया। जो बाजार में जो भी मूल्य था वो ज़्यादा बढ़े नहीं, घटे नहीं, इसके लिए बहुत ही सख्ती से बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को या पद्धति को लागू किया गया। कहा जाता है कि पूरे शासन में एक बार भी वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े। इसका लगभग 20 साल का शासनकाल था, 20 साल में एक बार भी वस्तु का दाम नहीं बढ़ा। इस तरह की व्यवस्था इसने की थी। इसने माप तोल प्रणाली को सुदृढ़ बनाया और इसके लिए कठोर नियम बनाए। अब माप तोल में जो हो गया, चोरी ना कर सके लोग, उसके लिए भी कठोर नियम बनाया गया। कहा जाता था कि अगर किसी ने गलती से कम तोल के दे दिया तो जितना कम तोला है दुकानदार के शरीर से उतना मांस काट लिया जाता था। सोचिए, इतना कठोर रहेगा तो कोई करेगा शासन? आज भी वही करना चाहिए। जब तक कठोर नहीं होगा ये चोरी बंद नहीं होगा। तो उसी के लिए क्या किया था लोग, इसने क्या किया कि बहुत ही कठोर नियम बना दिया गया माप तोल प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए। बाजार व्यवस्था सुनियोजित किया गया। बाजार का जो व्यवस्था था एक सुनियोजित ढंग से किया गया। जैसे अगर निर्मित वस्तुओं के लिए लेना है तो वहाँ से कुछ अलग, और पशु और दास को खरीदना है तो उसके लिए अलग व्यवस्था, और भी कोई सामान खरीदना है तो मतलब हर एक आर्टिकल्स के लिए आपको अलग अलग बाजार की व्यवस्था की गई थी। अब देखें जरा इसका साम्राज्य विस्तार। उसने क्या क्या साम्राज्य विस्तार किए। उसने गुजरात, मालवा, बंगाल, चित्तौड़, रणथंभौर, दक्षिण आदि के राज्यों पर आक्रमण किए। इसने एक बहुत विस्तृत अभियान छेड़ा भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, और इन राज्यों पे उसने आक्रमण किया। गुजरात के बघेल वंशी शासक कर्णदेव को पराजित किया। वहाँ सर्वप्रथम जो गुजरात में अभियान किया तो वहाँ के राजा कौन थे? कर्णदेव, जो बघेल वंश के शासक थे, उसे पराजित किया। और यहीं उसे मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर कौन था? एक किन्नर था, एक दास था। मतलब किन्नर मतलब हिजड़ा। तो एक किन्नर दास था जो उसे गुजरात अभियान में ही मिला। लेकिन कहा जाता है कि बहुत ही चतुर और कुशल था ये योद्धा। अपनी चतुराई से बहुत बार प्रभावित किया था, और उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। कितना में? 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसीलिए इसे 1000 दिनारी दास भी कहा जाता था। 1302 और 3 के बीच चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने
1302 और 1303 के बीच चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ का यहाँ बात आता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की बात आती है यहाँ पे। जहाँ अलाउद्दीन की बात होगा वहाँ पर तो पद्मावती की बात होगी ही। हाल ही में आपने पिक्चर देखा होगा जिसमें विस्तार पूर्वक दिखाया गया। हालांकि कुछ कुछ जगह पे उन्होंने गलत भी दिखाया है, लेकिन वो लोग फिल्म को मतलब इंटरटेनिंग बनाने के लिए इस तरह करते हैं। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी एक राइटर थे, उसने अपनी पुस्तक पद्मावत में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 1540 ईस्वी में किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसकी पुस्तक कौन थी? पद्मावत। तो इसमें उसने वर्णन किया है अलाउद्दीन और पद्मावती के बारे में। इसका एक कहानी यह है कि जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने 1302-3 के बीच जो आक्रमण किया था चित्तौड़ में, वहाँ के राजा थे राजा रावल रतन सिंह। उन्हीं की पत्नी थी पद्मावती। तो जब इन्होंने आक्रमण किया तो कहीं से उसको पता चला एक सोर्स के द्वारा कि पद्मावती बहुत ही खूबसूरत है और वो आपके लायक है। तो वो क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना बनाने के लिए मतलब प्लानिंग कर चुका था। बस एक रावल रतन सिंह को ये धोखा देने के लिए कि सिर्फ हम देखना चाहते हैं, इस तरह से उसने एक खबर भिजवाया। और बाद में क्या किया, उसने रावल रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि पद्मावती ने बाद में दासियों का जो डोली होता है उसमें 500 सैनिकों को बैठा के और फिर ले गई और वहाँ से बंदी गृह से छुड़वा लिया। और इसी में एक बहुत ही वीर योद्धा गोरा और बादल, जो चित्तौड़ के वीर योद्धा थे, वो दोनों मारे गए थे इन्हीं रावल रतन सिंह को छुड़ाने के उद्देश्य से जब युद्ध हुआ तो। लेकिन रावल रतन सिंह वहाँ से छूट गए और वापस अब चित्तौड़ आ गए। उसके बाद फिर से प्रारंभ होता है अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का युद्ध। और इस युद्ध में हालांकि रावल रतन सिंह मारे जाते हैं और जो रानी पद्मावती थी वो जौहर कुंड में कूदकर अपनी मतलब सती हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस तरह का कहानी मिलता है हमें कहाँ? पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में। आप लोग पिक्चर देखिएगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 1307 ईस्वी में मलिक काफूर को दक्षिण अभियान पर भेजा। कहा जाता है कि मलिक काफूर जो था बहुत ही कुशल था, चतुर योद्धा था। उसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। एक बार अलाउद्दीन खिलजी पूर्व में जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था उस वक्त गया था और राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। इस बार मलिक काफूर गया और उसने राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और वहाँ से काफ़ी धन दौलत लूटकर अपने साथ लाया। अभी देखते हैं महत्वाकांक्षा के बारे में। जहाँ से हमने बात किया था कि एक बहुत ही निरंकुश और महत्वाकांक्षी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसने क्या किया? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इसकी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अब ये सिकंदर ए सानी क्या था? इसका मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। क्या? द्वितीय सिकंदर। ये जो था विश्व विजय करना चाहता था कि हम भी एक बार विश्व विजय अभियान पर निकले। लेकिन बहुत सारे जो हितैषी थे उसने मना किया, सर कि आप हुजूर आप इस तरह से ना करें, हो सकता है ये हमारे लिए घातक हो सकता है। बाद में उसने वो विचार त्याग दिया। इसके अलावा वो एक और नए धर्म को बनाना चाहता था कि हम एक नया धर्म की उत्पत्ति करें और वो चले आगे। लेकिन बाद में उसको ये विचार भी त्यागना पड़ा। तो ये दो विचार उसको त्यागना पड़ गया और उसमें सफल नहीं हो पाया। इसके राज्य में, अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में सर्वाधिक 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। क्या क्या निर्माण कार्य कराए आइए देखते हैं। सीरी का किला और अलाई दरवाज़ा, ये 2 प्रकार के निर्माण उसने कराए। और भी कराए लेकिन वो ज़्यादा चर्चित नहीं है। ये दोनों सीरी का किला और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सीरी का किला और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 1316 ईस्वी में उसकी
मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह जो था वो गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? मुबारक शाह, जो उसके शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा, मात्र 4 साल। कहा जाता है कि यह एक अयोग्य शासक था और थोड़ा सा विक्षिप्त टाइप का था, मतलब पागल जिसे कह सकते हैं। कभी नंगा ही दरबार में पहुंच जाता था, कभी स्त्रियों के ड्रेस में पहुंच जाता था, तो कभी कहता था मैं ही खलीफा हूं और मैं ही सुल्तान हूं, मतलब कुछ मतलब विक्षिप्तों जैसा व्यवहार करता था। इसीलिए अमीरी जो दरबारी थे, अमीर थे, सरदार थे, ये सब उससे परेशान रहते थे। और बाद में नसीरुद्दीन खुसरो खां 1320 ईस्वी में नसीरुद्दीन खुसरो खां ने उसे पद से हटा दिया और खुद शासक बन गया। अब आइए देखते हैं नसीरुद्दीन खुसरो खां के बारे में। इसका शासनकाल बहुत शॉर्ट रहा, मात्र 1320 ईस्वी में ये शासक बना कुछ महीनों के लिए। उसके बाद क्या था, ये इसे हटा दिया गया। 1320 ईस्वी में मुबारक शाह को हटाकर ये सुल्तान बना। ये मुबारक शाह जो था विक्षिप्त टाइप का था, अमीर उलेमा लोग चाहते ही थे हटाने के लिए, तो बाद में नसीरुद्दीन खुसरो खां ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। यह भी एक अयोग्य शासक था, इसमें भी कोई योग्यता नहीं थी, यह भी अयोग्य शासक था। और कहा जाता है कि यह एक भारतीय मुसलमान था। पहले ये हिंदू था, बाद में ये मुसलमान बन गया और अपना नाम उसने नसीरुद्दीन खुसरो खां रखा था। जिससे क्या था कि तुर्क जो थे, तुर्क मुसलमान थे, वो काफ़ी खुश नहीं थे इससे, इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने इसको हत्या कर दी और बाद में खिलजी वंश का इस प्रकार अंत हो गया और फिर शुरू होता है वहाँ से तुगलक वंश। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने सल्तनत काल में आज खिलजी वंश के बारे में अध्ययन किया और इसके जो 4 प्रमुख शासक थे उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे अवश्य दबा दें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।